आज पूरे गांव में जिस तरीके से आपने आरएलपी और एएसपी गठबंधन का झंडा ऊंचा करके और गांव में पूरे गांव ने जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जायल विधानसभा क्षेत्र से सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के और चंद्रशेखर जी आजाद के आरएलपी और एएसपी के गठबंधन के रूप में मुझे बीएल भाटी को, भंवरलाल नाम है, बीएल भाटी को राजकीय नौकरी से, अभी थोड़े दिन पहले मैंने राजकीय नौकरी छोड़ी, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जायल में आपकी सेवा के लिए, आपके बीच में रह के काम करने के लिए इन दोनों नेताओं ने मुझे यहां भेजा है। मैं आपकी तरफ से और पूरी जायल विधानसभा की जनता की तरफ से इन दोनों नेताओं का, विशेष रूप से हनुमान जी बेनीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद इसलिए करता हूं कि पिछले 15 दिन से, जब से मुझे अचानक एकदम बुला के कहा कि आपको जायल में जाना है, तो पिछले 15 दिन से मैं जायल के गांव में जा जाके और जायल की जो स्थिति, गांव की स्थिति, गांव में समस्याओं का संकलन और सारी चीजें देख के, और मुझे ऐसा लगने लग गया है कि दोनों नेताओं ने और हनुमान जी बेनीवाल ने जो जायल के लिए योजनाएं बना रखी है, जायल के जो सोच बना रखी है, वास्तव में उन्होंने जो मेरा चयन किया है, बहुत शानदार उनकी सोच है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चयन किया है। आज आवश्यकता है जायल को। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी आप और हम लोग सिर्फ पार्टियों को वोट देते आए हैं। हमने पार्टियों के निशान देख के वोट दिए। कभी ये कहा कि इसको दे देते हैं, इस पार्टी को, उसने काम नहीं करा, अब की बार इसको पटक देते हैं। अगली बार दूसरों ने काम नहीं किया तो फिर कहा अब की बार इसको पटक देते हैं। इस पटका पटकी के खेल में उन चुनने वाले नेताओं का तो फायदा होता गया। वो तो अपनी पोजीशन बनाते गए, वो तो एमएलए और मिनिस्टर बनते गए, लेकिन जनता वहीं की वहीं रह गई। जायल वहीं का वहीं रह गया। जायल का विकास नहीं हुआ। जायल का नक्शे में, राजस्थान के नक्शे में जायल 200 विधानसभाओं में नीचे की श्रेणी में रह गए। इसके लिए आप दोषी नहीं हो, इसके लिए जायल के वो नेता दोषी हैं जिनको आपने चुन के विधानसभा में भेजा। क्या दोनों पार्टियों के नेता जो यहां से आज तक जीत के गए, आप उनसे पूछ सकते हो कि नेताजी आप ये बताइए कि विधानसभा में बैठ के और जायल विधानसभा क्षेत्र के एरिया को विकसित करने के लिए आपने कोई योजना विधानसभा में रखी क्या? आपने इन सरकारी विभागों को बैठा के और यहां जो मिनरल्स निकलते हैं, जबरदस्त तरीके से ये जमीन सोना उगलती है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के किसानों और युवाओं को रोजगार के लिए कुछ योजनाएं बनाई क्या? कोई योजना बनी हो तो बता दें। जब आपके नेता इस क्षेत्र के लिए कोई योजना बना के और विधानसभा में रखेंगे ही नहीं, तो जायल विकसित कैसे होगा? जायल आगे कैसे बढ़ेगा? वो भी का वही। लड़ाई आप लड़ रहे हो, लड़ाई जिनको लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ रहे। आप किसी नेता को जिताते हो पार्टी के चिन्ह को देख के, जब हार जाता है वो नेता अपने घर जाके बैठ जाता है, या छुट्टी लेके आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने, हार गए तो वापस छुट्टियां पूरी करके नौकरी में लग गए, जीत गए तो जयपुर जाके बैठ गए और पीछे गांव बड़े बड़े गांव में अपने चमचे छोड़ दिए। यहाँ वो चमचे आप लोगों को परेशान करते रहते हैं। एमएलए साहब से काम कराना है, मेरे के नाम
मैं क्यों जना काम उसी निज ना काम को काम करूंगा। आज इसलिए आपका जैन विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा है। अब समय आ गया है और ये निश्चित रूप से हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो निर्णय करके और जाइल को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, इस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। जरूरत है या जाइल विधानसभा को, मैं बड़बोलापन में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको निश्चित रूप में कह रहा हूं कि जाइल विधानसभा को एक मजबूती से नक्शा बना के, एक प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के, गांव-गांव की योजना बना के, पानी बिजली सड़क की सारी स्कीम्स को लोड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार प्लान बना के विकसित करने का समय है। और इसके लिए मेरे जैसे IIT में पढ़े हुए इंजीनियर की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अगर आप आशीर्वाद देंगे, और मुझे तो जो गांव में घूम के जिस तरीके से आपका प्यार, आपका समर्थन और जिस तरह से आपका स्वागत हो रहा है, ऐसा स्वागत तो जीतने के बाद होता है। आज तो मैं वोट मांग आया हूं, ऐसा स्वागत तो मैंने जीते हुए बहुत सारे विधायकों को देखा है। ऐसी रैलियां तो उनकी भी नहीं निकलती जैसी रैलियां आप जीताने के लिए निकाल रहे हो। इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा यहाँ के खड़े होने वाले मेरे जैसे इंसान को, जो सरकारी नौकरी करते हुए जनता का इतना प्यार पा रहा है। ये प्यार कोई दिखावा नहीं है, ये मन से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो। और ये प्यार मुझे नहीं कर रहे हो, आप अपने मजबूत और महबूब और किसानों के लिए लड़ने वाले उस नेता को कर रहे हो, जिस नेता के लिए आप जीते हो और उस नेता के लिए आप मरते हो। उस नेता से कुछ आप आशाएं लेके बैठे हो। एक नेता है जो हमारे बीच से निकला है, हमारे बीच से निकला है, जो हर आंदोलन में, हर गरीब की लड़ाई में, हर दलित समाज की लड़ाई में, हर जगह आपके आगे रहता है। कितने भी अत्याचार राजस्थान में हुए, मैं आपको मजबूती से जाइल की घटना बताते हुए, राजस्थान की बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन जाइल में एक कांड ऐसा भी हो, आपको पता होगा कि एक पुलिस का कांस्टेबल गेनाराम जी सिपाही अपने पूरे परिवार के साथ में, चारों के चारों सदस्य, गेनाराम, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी, दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बेटी दोनों इंजीनियरिंग करे हुए एक कमरे में चारों फांसी लगा के मरते हैं। इतना अत्याचार, उनको न्याय दिलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती थी? यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी बनती थी। और जब उन्होंने आत्महत्या की, उस वक्त आपके बीजेपी के विधायक थे। विधानसभा में क्वेश्चन उठा के उस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? यहाँ का विधायक की जिम्मेदारी बनती है। अगर उठाया है तो मुझे बता दीजिए। उस परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए 2013 से लेकर 2018 के पीरियड में खींवसर से विधायक हनुमान जी बेनीवाल ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। दर्द उनके होता है जो दर्द समझता है। दर्द उनके होता है जो इंसान का दर्द समझता है। हनुमान जी को तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन उनको मालूम था कि मेरे जिले में अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो मेरे से सहन नहीं हो सकता, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज चाहे कहीं की घटनाएं हुई, वो जाति देख के नहीं जाते। डीडवाना में एक महिला की हत्या हुई, सबसे पहले तीनों विधायक RLP के जाके धरने पे बैठे। मेघवाल समाज की महिला धरने पे तीनों RLP के विधायक जाके बैठे। कोई बता सकता है मुझे इन पार्टियों के नेता के लोग शेड्यूल कास्ट के MLA बनके और शेड्यूल कास्ट के लोगों के दुख दर्द में भी शामिल नहीं होते? ऐसे लोगों को जिता के भेजा अपने समाज के लिए भी, जो उनके आंखों के आंसू पहुंचने नहीं जाते, वो आप लोगों का क्या आंखों पहुंचो। कुचामन में भी 2 लोगों की हत्या हुई। सबसे पहले RLP के तीनों MLA जाके वहां बैठे। हनुमान जी बेनीवाल को, चाहे जालौर की घटना हो, चाहे बालोतरा की घटना हो, चाहे भूंगड़ा की घटना हो, चाहे पाली में बाली की घटना हो, राजस्थान की कोई भी अत्याचार की घटना हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय की घटना हो,
संघर्ष में सबसे पहले इस आरएलपी के कार्यकर्ता और योद्धा आगे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि ऐसी सोच वाले, आम जन की समस्या को उठाने वाले, उनके लिए लड़ने वाले नेताओं को आशीर्वाद देने का समय आ गया। अब ये मिला जुली का खेला खत्म करिए। कोई बंधा हुआ है, मैं तो अनुसूचित जाति के भाइयों से भी बराबर कहता रहता हूं कि आप जो कहते हो ना हमारी कांग्रेस माई बाप है, इस माई बाप के सिस्टम को कब छोड़ोगे? कैसे माई बाप है? जिस पार्टी ने अंबेडकर साहब जैसे महान व्यक्तित्व को भी कभी जीतने नहीं दिया, आपको और हमारे को तो क्या बख्शेंगे ये लोग? कुछ नहीं बख्शने वाले। दुनिया का सबसे, यहाँ जो सारे एक माइक और दे देना, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट और बोलो, कुछ नारा लगा जाता है। मैं दलित समाज के मेरे भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जो इंसान हुए अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि जब से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बनी है, 300 साल उसका इतिहास, 300 साल के इतिहास में जो सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से निकला है, उस विद्यार्थी की मूर्ति उस यूनिवर्सिटी के सामने लगाएंगे। ये प्रस्ताव पारित हुआ अमेरिका की पार्लियामेंट में और सर्वे कराया गया। जब सर्वे हुआ तो सबसे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट वहां से निकला, उसका नाम हमारे भारत के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। आज भी उस यूनिवर्सिटी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति ने मूर्ति का अनावरण करके अम्बेडकर साहब की मूर्ति कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे लगी हुई है। जब देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में जाके अम्बेडकर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मैं आपको दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, इतने महान व्यक्तित्व जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि अमेरिका की पार्लियामेंट ने दी, वो भारत में संविधान निर्माता बने और संविधान बना के उन्होंने कहा उस वक्त के प्रधानमंत्री जी को कि नेहरू जी, ये संविधान में जो मैंने धाराएं जोड़ी है, इन धाराओं से जनता का भला नहीं होगा, इन धाराओं पे कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में मेरे जैसे आदमी का जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे पार्लियामेंट में जाने दो। नेहरू जी को बहुत लोगों ने समझाया उस वक्त के नेताओं को कि अम्बेडकर जैसे आदमी को रोकना नहीं चाहिए, ऐसा आदमी पार्लियामेंट में जाना चाहिए। 1952 में पहले चुनाव हुए देश के पार्लियामेंट में, अम्बेडकर साहब चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त की एक ही पार्टी थी, बड़ी पार्टी, उसने अम्बेडकर साहब जैसे महान व्यक्तित्व को भी हरा के था। 2 साल बाद फिर चुनाव हुए, उपचुनाव, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि अम्बेडकर साहब को निर्विरोध जिता दीजिए, इनकी बहुत आवश्यकता है पार्लियामेंट में। लेकिन फिर उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी ने अम्बेडकर साहब को फिर हराया और इस सदमे से 2 साल बाद वो इतना सदमा हो गया उनको, इस देश के अंदर जब मेरी वैल्यू नहीं समझी जा रही है तो आम आदमी की क्या वैल्यू समझेंगे। इसलिए मैं दलित भाइयों से कहता हूं कि ये जो कहते हो ना हमारी माई बाप है कांग्रेस पार्टी, इसको दिमाग से निकाल देना, इसको दिमाग से निकाल देना। आदमी की पहचान करो, काम करने वाले की पहचान करो, इस मिला जुली के खेले को खत्म करो और जाइल में एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ो। जाइल को विकासशील बनाते हुए विकसित श्रेणी की ओर बढ़ाने में आरएलपी और एएसपी के गठबंधन का मजबूती से सहयोग करके और इनके प्रत्याशी को जिताइए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, इतना काम तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर करता हूं कि आपकी कोई भी समस्या शुरू होने से पहले अगर उसका हल नहीं निकल जाए तो मुझे बता देना, ये मैं आपको जरूर कहता हूं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और स्नेह मिले। 25 तारीख को याद रख जो, बोतल को निशान 1 नंबर पर है क्या? 1 नंबर पर है।
10 निशान है भी 9 जना तो चुनाव लड़े, एक नीचे 10 है जो वो नोट या करेंगे माने 9 ही चोखा को न लगे। तो 1 नंबर पर भी थे, 1 नंबर पर ही राख रहे हो। और मैं इलेक्शन कमीशन आपको नाम से ऊपर वो होटल कट है, 1 नंबर पर ही 1 नंबर में निशान लगा के और आपके इस भाई को बेटे को आशीर्वाद दें।